प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से भैया चल रहा होगा। तो चलिए आपके बीच हम हाजिर हैं एनटीपीसी 2025 का जो पूरे 47 में जिसका एग्जाम हुआ था उसका हम आज लेकर आए हैं 10वां सेट, है ना। वो भी मैथ के सबसे खतरनाक कंसेप्ट के साथ। भैया इस डेट का क्वेश्चन को हमें आज डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं समय बिना गवाए। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स बाई जेड क्रमशः इतना 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 के अनुपात में एक राशि निवेश किया, यानी इतना रुपया पूंजी लगाकर एक बिजनेस किया। वर्ष के अंत में उसे इतना रुपया का टोटल लाभ हुआ। आपको बताना है कि बाई जेड के हिस्से के बीच अंतर भैया हमको बता दो। एक बात बताओ कि अगर भैया इस अनुपात में पूंजी लगाया है तो क्या लाभ भी इसी अनुपात में लेगा? कहोगे जी, क्योंकि जिस अनुपात में पूंजी लगाता है उसी अनुपात में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अतः पूंजी अगर इस रेशियो में है तो लाभ भी इसी रेशियो में होगा। टोटल लाभ यहाँ पे दे रखा है, यहां से टोटल लाभ निकालो। कहोगे 7 5 12, 1 13 के 3 बाकी 1, 8 3 11, 4 15 कितना आएगा भैया? अनुपातिक 153 टोटल लाभ हो गया। लेकिन प्रश्न में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? कहोगे 2790, इतना का वैल्यू हो गया 2790। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है भैया कि बाई जेड के अंतर बता दो। बाई जेड का अंतर क्या होगा? तो कहोगे 11 में से 7 गया, यहाँ पे हो गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, इतना अंतर हो जाएगा। अब इसको हल करोगे दोस्त तो कहोगे 2790 अब बटा में आ जाएगा 153 और गुना का हो जाएगा 34। क्लियर है? कटता है क्या? कहेंगे जी 17 से कट रहा है, 97 53 से 17 दूनी 34, 9 से भैया ए भी जा रहा है, 9 या 27 1 कितना 31 दूनी 62 620 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? कहता है x प्लस 15 तो क्यूब का मान निकालो। क्यूब का मान निकालना तो सब जानता है, एन क्यूब माइनस 3n होता है कि नहीं होता है। एन का मान कितना दे रखा भैया? कहोगे 15, तो 15 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 गुने 15 होगा। अब यहाँ के बाद दो रास्ता आपके पास है, या तो 15 का क्यूब करके मान को हल करो, या सबका इकाई अंक अलग अलग है तो इकाई अंक पर उत्तर निकाल दो। 15 का क्यूब करोगे अंत में जो भी संख्या आएगा उसका अंतिम अंक 5 आएगा। 15 या 45, इसका भी अंतिम अंक क्या आएगा भैया? 5, है ना। 5 में से 5 जाएगा यानी कि 0, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंत में 0 होगा और 0 वाला सिर्फ केवल एक ही में है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप चाहा होता तो यहां से ऐसे भी बना सकता था भैया, 15 का क्यूब करोगे हो जाएगा 3375 और भैया यहाँ पे है 15 या 45, इसको घटाओगे आपका आ जाएगा इतना ना, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी चाहता तो आप बना सकता था, उत्तर आपका बी ही होता। आगे बढ़े। ये कह रहा है कि शहर की 3 साल पहले की आबादी और भैया 2 साल पहले की आबादी में अंतर क्या है हमको बता दो। जबकि शहर का वर्तमान आबादी कितना भैया? तो 160,000 है, यानी 160 पर 000 है, जो 25% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। अब आप बताओ 2 साल पहले 3 साल पहले की आबादी का अंतर पूछा। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि 2 वर्ष पहले की आबादी और 3 वर्ष पहले की आबादी, 3 वर्ष पहले की आबादी का हमको भैया अंतर बता दो, अंतर बता दो। यही मेरा क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे 2 साल पहले की आबादी? कहोगे सर जो वर्तमान आबादी है ना, यानी कितना है? 160,000 में इसका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दीजिए। जो रेट है उसका होल वैल्यू 25% का मतलब 25/100 काटोगे तो आ जाएगा 1/4। इसका सर अगर तुम होल वैल्यू निकालोगे ना तो जुड़ जाएगा 4 1 5 बटा क्या हो जाएगा? 4। यही 5/4 का उल्टा इसमें गुना कर दो, यानी 4/5 से। तो एक बार गुना करोगे तो 1 साल पहले का निकलेगा, हमको 2 साल पहले का निकालना है तो 2 बार गुना करना होगा। इसके लिए इसके पावर हम 2 डाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। उसी ढंग से 3 साल पहले के निकालोगे तो क्या करोगे? कहोगे 160,000 में भैया इसका होल वैल्यू से उल्टा गुना, 5/4 का उल्टा क्या होगा? 4/5 से गुना। लेकिन 1 साल पहले का निकला, हमको 3 साल पहले का निकालना है तो 3 बार गुना करना होगा। इसके लिए इसके पावर क्या डाल दें भैया? हम 3 डाल देते हैं। अब गौर से देखो 160,000 दोनों में है तो क्यों ना इसको हम कॉमन निकाल लें, है ना। इसको कॉमन निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। 160,000 को कॉमन निकाल के क्या बच गया भैया? तो कहोगे 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का 25 माइनस ये तो निकल गया बाहर, बच गया 4 के पावर 3 यानी कि 64 बटा 5 के पावर 3 यानी कि 125 बच गया। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा? 160,000 गुना इसको घटाओगे तो 80 में से, है ना, 25 पे 5 आ गया, 5 गुना 16 80, 80 में से 64 गया, क्या बच जाएगा भैया? तो कह दोगे 80 में से 64 गया, 16 बच जाएगा। 16 बटा क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करो, काट कुट करने में क्या तुम ऐसा कर सकते हो? 125 से 1000 को काटो ना, यहाँ पे 1000 ही ले लो ना, है ना। 1000 इसको 160 गुना 1000 कर सकते हो ना, तो 125 80 1000, ये तो कट गया। अब भैया इसको गुना करोगे तो गुना थोड़ा सा ऐसे करो ना, अंतिम में तो 0 आएगा, वो सुनना है था। अब इकाई अंक को गुना करके देखो तो 8 का 48 8, 8 का 48 8, यानी जो भी आप हल करो
करोगे ना उसका अंतिम दो डिजिट क्या आएगा भैया, तो 80 आएगा, है ना। अगर देखिए इसका अंतिम दो अंक नहीं है 80, इसका भी नहीं 80 है, इसका भी नहीं 80 है, यानी इसका केवल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ऐसे पूरा का गुना करना भी आपको आसान था, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं था। देखो 16 का वर्ग करता, इसको गुना करते तो अंतिम में जीरो एवे करता, 16 का वर्ग करता तो क्या आता भैया, तो कहते 256 आता। इसको भी किससे गुना करना है, 8 से, है ना। 8 से का 48 के 8 बाकी 4, 25 200 और 4 कितना होगा भैया, तो 204 होगा। ये मेरा रियल पूरा इक्वलेट आंसर होता, ठीक है। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना, अगर उत्तर निकल रहा है इकाई अंक से या दहाई अंक से तो उत्तर निकालने का प्रयास करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है कि बेड का अंकित मूल्य इतना रुपया है जो क्रय मूल्य से 31% अधिक है। यानी इसको कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर मेरा क्रय मूल्य 100 है ना, तो अंकित मूल्य जो है वो 31% अधिक है। क्या है भैया, 31% अधिक है, यानी कि 131 रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है लाभ प्रतिशत 9% है, यानी लाभ कितना ले रहा है, 9% का। तो लाभ की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर 9% लाभ लेकर बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य यहां से निकल जाएगा ऐसे, है ना। 9% का लाभ पर बेच रहा है भैया, 9% लाभ पर, तो 100 का सामान वो बेच रहा है कितना में, 109 रुपया में। बस यही तो डाटा था। क्या ए वाला डाटा से कोई मतलब है हमको, नहीं, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत मान दिया हुआ है। आगे देखो यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है छूट हमको बता दो भैया, छूट प्रतिशत क्या है। तो अगर छूट की बात किया है तो इसको में क्रय मूल्य का क्या काम, कितना मूल्य लिखा हुआ है, कितना में वो बेच रहा है, वही तो डिस्काउंट हुआ। तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है भैया, तो कहोगे 22 रुपया का। कितना में, तो हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी 131 में, अतः 100 में निकाल दोगे, यही हमारा प्रतिशत डिस्काउंट हो जाएगी। अब इसको हल कर दोगे। यहां कहा है कि 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी आप इकाई अंक से भी नहीं निकाल सकते हो, C9 से भी नहीं निकाल सकते हो, आपको कहीं ना कहीं हल करना होगा। हल करना कोई हार्ड नहीं है। यहां देखो 22 पर डबल जीरो है भैया, इसको हम भागा देना किससे है, तो 131 से देना है, ठीक है। क्या एक बार जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है एक ही बार जाएगा, तो हम कहा माथा लगाए, 101 बार लगा दिए, 9 हो गया, ठीक है भैया। 11 में से 3 गया, 8 बच गया, एगो शून्य आ गया। अब क्या बात जाएगा भैया, वही आपको उत्तर डिसाइड कर देगा। देखो दहाई अंक का यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर भागा दोगे 63 का 78, 63 91 ज्यादा होता है, 63 का 78 लग रहा है क्या, देखो तो, है ना। कहोगे जी भैया लग रहा है, 10 में से 6 गया 4, है ना, 8 में से 8 गया 0, 104 बच गया, यानी 16 बार में लग रहा है। 16 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल यहाँ है दोस्त, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हल करोगे ना तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर। बस ऐसे करके निकाल लोगे, कहीं को ज्यादा हार्ड नहीं था। कैलकुलेशन से डरना नहीं, क्योंकि उतना कैलकुलेशन नहीं होता है जितना आप समझ लेते हो। अगर यहीं पे समझ लेता बिना ऑप्शन देखे हुए तो आपको परेशानी होती, है ना। देखो कितना आसानी से निकल गया। अब देखो तो अगला क्वेश्चन कहता है खाली भंडारा टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डाला गया, जिसमें अभी भी 1% खाली था, तो टैंक को भरने में कितना पेट्रोल लगेगा। यहां पे सिंपल सा बात है भैया, तुमने 51 लीटर डाला और अभी भी 1% खाली है, यानी कि जो टैंक है, यानी कि जो डिब्बा है ना, वो अभी भी 1% खाली का मतलब मात्र 99% भरा है। 100 माइनस 1 यानी कि 99% भरा है, यानी कि तुम 99% पेट्रोल उसमें डाला है। ऐसे देखो तो तू 51 लीटर पेट्रोल डाला है, तो 99 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, 51 लीटर। हमसे कहा है कि वो टैंक में कितना पेट्रोल आता है, यानी कि 100% का कहीं ना कहीं हमसे मान पूछा जा रहा है। तो कहोगे 51 बटा 99 गुना का हो जाएगा 100, यानी टैंक में इतना लीटर पेट्रोल आता है। अब इसको काटोगे, कहोगे 77 या 51 और 33 या 99, अब तो कटेगा नहीं, यानी 1700 बटा 33 मेरा आंसर आएगा। इसमें भी कहा डाला है कि 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी चाहो तो इकाई अंक के आधार पर नहीं निकाल सकोगे, C9 भी लगाकर नहीं निकाल सकोगे, यानी हमें हल करना है। तो 1700 में 33 से आंख मूंदकर जल्दी में तुम भागा दे दो, कुछ नहीं करो, जल्दी में भागा दे दो। क्या बार जाएगा, तो इसका देखो यहाँ पे शुरू का अंक 5 है, तो आंख मूंद के 5 बार लगा दो। 5 या 15 के 5 बाकी 1, 15 15 16, ये आ गया 5, ठीक है भैया। यहाँ पे आ गया 0। अब तो 2 बार नहीं, एक ही बार जाना है, यानी इसका उत्तर जो आएगा ना दोस्त 51 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 51 नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, केवल ए वाला है, तो आपका उत्तर कौन हो गया, सी हो गया। बस इतना ही काम करना था, ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना था। आगे बढ़े, चलो आप कहते हो तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है, कहता है ये 3 को संख्या देकर कि इसको सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो भैया बताना है कि 3x - 14y का मान क्या होगा। अब एक बात हमको बताओ कमेंट्स करके भाई, कि अगर
तीन संख्या आपको हम दे दूं और आपसे कहूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे तीनों में भागा दें तो समान शेष आए, तो क्या कहोगे? कहोगे कि सर संख्या को एक दूसरा में से घटाकर इसका मासा निकाल दीजिए, वही वो संख्या होगा बड़ी से बड़ी जिससे भागा देने पर समान शेष बचेगा। तो ऐसा करो ना, इसमें से घटाओ, एक दूसरा में से घटाओ, कहोगे 5 में से 3 गया, ए आ जाएगा आपका 2, है ना। 11 में से 6 जाएगा, ए आ जाएगा 5। क्लियर सी बात है। अब ये बच गया 7, ठीक है, ये बच गया 1, इतना हो गया, है ना। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का, अब ये दोनों का अंतर निकालो, ये क्या आएगा? कहोगे 11 में से 5 गया, 6 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो आगे देखो, ये बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? कहोगे 3 बचेगा। अब यहाँ देखो 14, 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 6, ये बच गया, 2 में 2 गया 0, ठीक है, ये आ गया आपका, है ना। अगला संख्या, अब इसको में से घटाओ, ये वाला को इसमें से घटाओ, तो क्या कहोगे? 11 में से 3 गया भैया, ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 8। आगे देखो ये बच गया 4, तो 14, 14 में से 6 गया, ये बच जाएगा 8, है ना। ये बच गया 3, 13 या 3, 3 में से 0 गया 3, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, ये बचेगा क्या? कहेंगे जी इसका जो मासा निकालोगे ना, वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भागा देने पर समान शेष 22 बचेगा, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है x, यानी यही मान आपका x का मान हो जाएगा। अब ये तीनों का मासा निकालना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो चलो ये तीनों का मासा भी हम निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या का पहले अंतर निकालते हैं, लेकिन सुविधा के लिए जो संख्या एक दूसरा के निकट में है उसका अंतर निकालेंगे। हमें लगता है ये दोनों एक दूसरा के ज्यादा निकट में है, इसी का क्या निकालते हैं हम? अंतर निकालते हैं। तो कहोगे 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 23 में से 17 गया 6 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये दोनों का अंतर। अब यहाँ पे ये देखना है कि 637 ये तीनों क्या कट रहा है, अगर कट रहा है तो वह उसका मसा होगा। तो 637 से चेक करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो 637 को थोड़ा सा फैक्टर कर लो, आप क्या कर लो? फैक्टर, ताकि सुविधा हो जाए। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा इसमें कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको? कहोगे 12 25 60, 12 37, हाँ सर 12 हमको दिखाई दे रहा है, तो 12 को निकाल लो। 12 निकालोगे तो क्या बचेगा? 12 25 60, 12 37 53 बच जाएगा। 53 तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि किसी से नहीं कटेगा, यानी कि प्राइम नंबर है ना। तो 12 से ये तीनों कट रहा है कि नहीं उसको भी तो चेक करना होगा। चलो 12 का मतलब 4 3 12, जो 4 और 3 दोनों से कटे। 4 से भैया कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 3 से भी चेक कर लेते हैं, कहोगे 5 2 7 7 14 15, 3 से कट रहा है, इसका तो फैक्टर ही है। यहां देखो तो कहोगे 5 13 13 8 21, 3 से कट रहा है, यानी कि 12 से भैया ये तीनों संख्या कट रहा है। क्या 53 से भी तीनों कट रहा है ना। चलो भागा देके किसी एक में चेक कर लेते हैं, ये वाला तो कटवे करेगा क्योंकि इसी का फैक्टर 53 है, लेकिन हमको तो तीनों कटना चाहिए। तो 53 से हम अगर हम 1752 में भागा देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है ना। 53 से भागा देना है ना, तो कहोगे सर 3 बार लगा दीजिए ना, तो 3 3 9, 5 3 15, 15 में से 9 गया, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, है ना, 2 उतरा। अब यहाँ पे अगर आप 3 बार लगाते हो दोस्त तो कहीं ना कहीं 159 आ रहा है ना, यानी कि 3 शेष बच रहा है। क्या पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो बस ये इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि तीनों कटना चाहिए था। ये तो पहला संख्या आपको नहीं कट रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसका एचसीएफ जो है कहीं ना कहीं कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकल जाएगा दोस्त? 12, यानी 12 से अगर सब में भागा दोगे तो समान शेष आएगा। लेकिन वह समान शेष कौन आएगा? क्योंकि समान शेष आएगा हमें पता है 22, है ना, 22 आएगा समान शेष, लेकिन अंक के रूप में वो समान शेष कौन आएगा? तो कहोगे 12 से सर किसी एक में भागा दे दीजिए ना, तो चलो 1063 में 12 से हम भागा भी दे देते हैं। कहोगे वर्णमा 78 से ज्यादा हो जाता है ना, तो 12 8 96, इतना बार लगा देते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, है ना। फिर वर्णमा 78 से ज्यादा हो जाएगा, फिर 8 बार लगा दो, है ना, तो 96, ये आ जाएगा। 13 में से 6 गया, कितना बचेगा भैया? तो 13 में से 6 गया 7, और क्या 7 बचेगा, ठीक है, 713, कितना आ जाएगा? 7, यानी 22 का मान कितना आ गया दोस्त? कह देंगे 7, ये 22 का मान हो गया, क्योंकि शेष जो बच रहा है ना उसका नाम क्या दे दिया है? 22, यानी 22 का मान कितना आ गया? 7 आ गया। हमको निकालना है किसका मान? यहाँ पे कलर बदल लेते हैं आपको मान निकालने के लिए, 3x माइनस 14y का, तो निकाल दो 3x माइनस 14y का मान, है ना। तो 3 गुना x का मान क्या रखोगे दोस्त? 12, अब माइनस 14 गुना y का मान क्या रखोगे दोस्त? कहोगे 7। अब इसको हल करोगे तो 12 3 36 माइनस 64 98, है ना, यानी निगेटिव में आपका उत्तर आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा करने गया ये है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो
अब यहां देखो 8 में से 6 जाएगा 2 और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि माइनस का 62 आएगा। माइनस 62 आपका ऑप्शन सी में है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या ये प्रश्न को समझ में आया? देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन डिजिट बड़ा होने के कारण कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, उतना कैलकुलेशन भी नहीं था। आगे कुछ क्वेश्चन भी तो आसान मिलने वाला है ना। अब देखो कहता है इसका हमें अंगनितीय माध्य निकालो। ठीक है भैया, अंगनितीय माध्य निकाल कर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, माध्य 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 बराबर क्या होता है? प्रश्नों का योग बटा उसकी संख्या होती है। अगर इकाई अंक की बात करें तो 2 गो में 0 आ रहा है। अगर C9 की बात करें तो भैया इसका भी 5 आ जाएगा, इसका भी 5 आएगा, यानी इकाई अंक या C9 में कहीं ना कहीं दो दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अतः हम सीधा मेथड पे चलते हैं ज्यादा बिना समय गवाए। यहाँ पे देखो तो कहोगे 9 और 0 9, हम जोड़ रहे हैं पूरा को, है ना। 9 9 18 18 8 18 8 26 26 और 5 31 31 1 32 32 और 4 36 36 और 4 36 और 4 40 40 और 0 40 के शून्य, बाकी 4। ठीक है, आगे जोड़ो, है ना, बाकी 4 रह गया। 6 6 12 3 15 5 20 5 25 और 3 28 4 32 28 और 8 28 और 8 36 36 और 42 42 और 8 50 और 4 54, कितना आ जाएगा? 540 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसको काटोगे 9 से का 54 60 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। देखो अगर तुम इकाई अंक के आधार पर निकालता तो अंत में क्या आता? 0 आता। आता कि नहीं? क्योंकि इकाई अंक निकालता तो अंत में क्या आता दोस्त? ऊपर में 0 आता, नीचे में क्या आता? 9। 9 में कितना शून्य करोगे 0 आएगा, तो कहिएगा भैया अंत में 0 वाला संख्या से। 0 वाला 2 को यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो हम फंस जाता मैटर मेरा। अब देखो यहाँ पे ए वाला, है ना, हल करने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे बनाओगे दोस्त? तो कहोगे कुछ नहीं, पहले से 49 काट दीजिए, है ना। काट रहे हैं तो पूरा झप जा रहा है, इसलिए इसको इस कलर से काट देते हैं, है ना। 49 भैया काट दीजिए। अब उसके बाद हल कर दीजिए, है ना। हल क्या करिए? इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो इकाई अंक का हल कर दीजिए। कहोगे 7 और 7 क्या हो जाएगा? 14 4 4 और 5 9 9 में से 7 जाएगा, क्या आएगा भैया? अंतिम में 2 आएगा। 2 वाला एक ही ऑप्शन में है, ए में। ए में टिक आउट मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई अंक सबका अलग अलग था, तो हम पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय हम सिर्फ इकाई अंक का कैलकुलेशन कर लिए, मेरा उत्तर आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी नहीं भैया, इसमें इकाई अंक 2 गो में सेम है। चलो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे चलते हैं तो 11 4 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 139 माइनस 225 होगा। क्या कहोगे जी? 15 15 225, अब प्लस क्या हो जाएगा? 52। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ोगे, 9 2 11 के 1 बाकी 1 6 और 3 9 191 माइनस 225, यानी उत्तर आपका क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। 5 में से 1 गया, ये आ जाएगा 4। अब 22 में से 19 जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, माइनस का 34 आपका उत्तर होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भैया। कहता है एक डाटा सेट का माध्य और बहुलक दे रखा है, यानी कि माध्य है इतना, बहुलक है इतना, है ना। तो आपको बताना है माध्य का। क्या बताना है? माध्य का। ज्यादा क्वेश्चन क्या पढ़ना, ठीक है। तो आप सबको पता है ना, ये फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते आप भी बूढ़ा हो गए होंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने का माध्य, यही होता है। क्या कहोगे जी? अब सबका मान रख के, है ना, कहीं ना कहीं इसका हल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुलक दे रखा है, कौन है? दूसरा का ए वाला 40.1। बहुलक है कितना भैया? 40.1 बराबर 3 गुने, हमें माध्यिका निकालना है। क्या भैया? माध्यिका निकालना है, माइनस 2 गुने माध्य। माध्य हमारा दे रखा है कौन वाला? ए वाला। कितना? 33.9। अब हल कर दो। अब हल करोगे, कहोगे 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका बराबर हो जाएगा 40.1 प्लस, है ना, इसको ही पट्टी कर दिए तो कहोगे 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 33 दूनी 66 1 67, ये आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 8 1 9.7 4 10 हो जाएगा, यानी माध्यिका का मान निकालोगे, है ना, माध्यिका यहाँ लिख देते हैं, माध्यिका का मान निकालोगे दोस्त तो हो जाएगा इतना बटा 3, यानी 107.9 बटा का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हल क्या करना, तो भागा देना है 107 में 35 तिया 75 से, 35 तिया 75 से भागा देना पड़ जाएगा हमको। 107 दशमलव कितना है? 9। अब भागा क्या देना है भैया? तो 3। तो कहोगे 35 बार लगा देते हैं, 35 तिया 75 से क्या आ जाएगा? 2 दशमलव, यहाँ दोगे तो यहाँ उतर जाएगा 9।
ठीक है। अब कहोगे 9×27 है ना, 9×27 9 बार में, यानी 35.9 जो ऑप्शन केवल इसमें है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 35.9। ठीक है भैया, बस और किसी में नहीं है 35.9, सिर्फ इसी में है, अतः आगे का हम दशमलव के बाद अंक नहीं निकालना उचित समझा। अब देखो तो 10 के बाद हम देखें अगला क्वेश्चन। लो भैया अगला देखते हैं। एक कहता है कि समषष्टभुज का हमको एरिया बता दो जिसका भुजा दे रखा है 16√2। अब यहाँ पे गौर करना है ना, इससे समषष्टभुज होता क्या है, तो गौर करिए, ये हमारा समषष्टभुज हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक बात गौर करना कि अगर इसको केंद्र से प्रत्येक भुजा को मिलाओगे ना तो यहाँ पे टोटल 6 त्रिभुज बनता है दोस्त। के गो कहोगे 1 2 3 4 5 6। ये शेवो को शेवो त्रिभुज जो बनता है ना वो कहीं ना कहीं समबाहु त्रिभुज बनता है। और अगर समबाहु त्रिभुज की एरिया की बात करते हो तो वो होता है √3/4 गुने का भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, कहोगे 16√2, यानी 16√2 का भैया यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, यानी 16√2 गुना 16√2 करना होगा। अब यहाँ पे गौर करो, चाहो तो इसको ऐसे तुम काट सकता है, नहीं 416। अब ये गुना करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, कहोगे √2 गुना 2 है ना 2 हो जाएगा, है ना, 16 दूनी 32, 32 गुना 4, 32 गुना 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 128√3 हो जाएगा, है ना। ये एक त्रिभुज का भैया हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। ऐसा ऐसा त्रिभुज के वो है 1 2 3 4 5 6 गो है। तो अगर ये समषष्टभुज का एरिया निकालना है तो क्या कहोगे भैया, तो एक त्रिभुज का एरिया में 1 2 3 4 5 6 से गुना कर दोगे, यानी 6 गुना कर दोगे एक त्रिभुज का एरिया, यानी 128√3 आपका आंसर आ जाएगा। कहोगे 8 का 48 के 8 बाकी 4, वर्षा का 72 और 4 कितना होगा भैया 76√3। ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। 768√3 कोई में है तो भैया टिक आउट मार दो, इसमें है। और अगर दोस्त कोई बंदा चाहते हैं कि डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख ले तो लिख सकते हो, है ना। समभुज का एरिया होता है, समषष्टभुज का एरिया होता है 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। अगर डायरेक्ट इस फार्मूला पे बैठाओगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इस ढंग से तोड़ के बतावे ताकि आप कभी इसको भूलो नहीं। चलो कोई बात नहीं। 11 के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन 12 कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को व्यक्ति के रूप से क्रमशः 35 मिनट और भैया 15 मिनट में भर सकता है, यानी 2 पाइप की बात किया है। चलो ये हमारा पहला पाइप हुआ जो इसको 35 मिनट में भैया भर सकता है, और ये दूसरा पाइप जो हुआ ना इसको 15 मिनट में भैया भर सकता है। टंकी के तल में उसे खाली करने के लिए एक पाइप और लगा हुआ है, यानी एक तीसरा पाइप भी भैया यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाता है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि पहला दूसरा और भैया ये तीसरा, अगर ये तीनों पाइप को खोलते हैं तो ये टंकी को 6 मिनट में भर देता है ना। अब आपको बताना है कि यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल में स्थित पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, यानी ये तीसरा पाइप के बारे में पूछा है कि कितने समय में ये खाली कर देगा। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं ताकि इसको हम मजे में बना सके। सबसे पहले क्या निकालना है दोस्त, कहोगे यहाँ पे कुल काम आप निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ पे, कहोगे कुल काम आप निकाल लीजिए। चलो कुल कैसे निकालोगे, तीनों का एलसीएम। अगर यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे तो भैया हम 35 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 35 ले लिए। ठीक है, 35 का काम तो समाप्त हो गया। 35 लेने का मतलब तुमने ले लिया 7 और 5, हमें 15 को भी लेना है ना, तो 15 का 5 तो लिया हुआ है, 3 हमारा बच रहा है तो 3 को और ले लो। क्लियर सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 6 भी लेना है ना, तो 6 में से 3 ले लिया, यानी 2 को और ले लो, यानी कुल काम इतना होगा दोस्त। आपका कुल काम ये वाला हो गया। हमें लगता है एलसीएम भी निकल गया है आपका, नहीं। अब यहां से क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। 35 से भागा दोगे क्या बच जाएगा भैया, 6 बच जाएगा। 15 से भागा दोगे क्या बच जाएगा, 15 से अगर भागा दोगे तो कहीं ना कहीं देखो यहां से 5 निकल गया, 3 15, यानी 7 दूनी 14 बच जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये वाला तो हमको निकालना है। 6 से भागा दोगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे, कलर बदल लेते हैं आपके लिए कि हमें तो तीसरा पाइप निकालना है जो खाली करने वाला है। कैसे निकलेगा, तो कहिएगा सर तीनों में से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 35 में से 1420 को घटा लीजिए, है ना। तो 35 में से 20 गया, क्या आएगा दोस्त, 15 आएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया है। टोटल टंकी मैंने खाली करना है इतना, यह 1 मिनट में खाली करता है 15 गो, तो बताओ कि पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो कह दोगे 35 गुना 3 गुना 2, अब बटा का क्या हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे बना डालो, 5 तिया 15 और 7 पचे 35, 7 दूनी 14 मिनट का समय लेने वाला है, जो ऑप्शन ए में है। देखो
हम तो क्वेश्चन को बना डाला, लेकिन क्या आपने एरर पकड़ा? नहीं पकड़ा होगा। आपको एरर हम बताते हैं। क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा एरर क्या था, यहां पे गौर करना। जब ये खाली करने वाला पाइप बता रहा था कि तीसरा पाइप क्या है भैया, खाली करने वाला पाइप है, तो स्वाभाविक रूप से जब तीनों के एफिशिएंसी में से ए दोनों के एफिशिएंसी को जब माइनस करोगे, यानी 35 में से 20 को माइनस करोगे, कितना होगा 20 को, तो क्या आएगा 15। क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भरने वाला आ रहा है। क्या आया, ये भरने वाला पाइप है। अगर खाली करने वाला पाइप होता तो ये वाला क्या आना चाहिए था, निगेटिव आना चाहिए था। निगेटिव आया नहीं, है ना। अतः ये क्वेश्चन का रूप क्या होना चाहिए था वो आपको बता दूं कि दो पाइप एक टंकी को व्यक्ति रूप से क्रमशः 35 मिनट और भैया 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के तल में भी एक पाइप लगा हुआ है। अब यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 6 मिनट में भर जाती है। अब यहां पे टंकी को तीसरा पाइप अकेले कितने घंटों में भर सकता है, ये इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अन्यथा ऐसे तो ऑप्शन में मैच कर गया, इसलिए मैंने बना डाला, लेकिन वास्तव में एरर है क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा खाली करने वाला पाइप का जो इफिशिएंसी आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था, यानी 35 में से 20 गया, ये आना कितना चाहिए था भैया, माइनस का 15 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है प्लस का 15। ये एरर इस क्वेश्चन में है। चलिए आप सुधार लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है दिया गया है कि इतना बराबर x, इतना बराबर y, x के पावर z बराबर y के बराबर 4, तो z का मान बताओ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि x के पावर z, यहाँ पे हम पहले लिख देते x के पावर z बराबर दे रखा है y के पावर 4। y के पावर क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर देखो y के पावर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो लिख देते हैं y के पावर 4। अब क्या तुम ये x के स्थान पे x का मान रख सकते हो, कहेंगे जी रख दो ना, तो कहोगे 12 के पावर 0.36, इसका पावर क्या है दोस्त, तो z है, तो z लिख दिए, बराबर y के स्थान पे y का मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या रख दे, यहाँ पे तो y का मान कितना है, कहोगे 12 के पावर 0.64, इसका पावर यहाँ पे क्या है 4, तो 4 भी तो होगा ना। बस यहाँ हमारा इक्वेशन मिल गया। अब एक काम करो, ऐसा करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं। ध्यान से समझना, इसमें 36 है, लेकिन नहीं 32 नहीं है, 36 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 12 के पावर 0.36 z लिख सकते हैं क्या, कहेंगे जी। यहाँ पे 12 के पावर 0.64 गुना 4 लिख सकते हैं, कहेंगे जी, क्योंकि ये दोनों गुना होगा ना, ये दोनों गुना होगा ना। अब बेस समान हो गया तो पावर को भी समान होना चाहिए, है ना। ये जेड है भैया, है ना, ऐसा ना कि गलती मत समझना, यहाँ पे ध्यान देना, ये जेड लिखे हैं, ये वाला हम जेड लिखे हैं, फिर इसको भुला कर लिख देते हैं ऐसे, है ना, ये जेड है, ये ध्यान देना। अब हम ई बराबर ये तो कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। इधर लिख देते हैं आपको, तो ये हो जाएगा 0.36 जेड बराबर हो जाएगा दोस्त कितना, 0.64 और गुना का हो जाएगा 4। अब जेड का मान क्या निकाल सकते हो, कहेंगे जी पहले तो यहाँ पे यहीं पे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। ई से ई हट जाएगा दशमलव के बाद, है ना। अब यहाँ देखो यही काट लेते हैं, 9 चौ 36 कट जाएगा, यानी 64 बटा क्या आ जाएगा 9। अब 64 में 9 से भागा दे लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे भागा देख के भी देख लेते हैं, 9 सते 63, है ना, इतना आएगा। यानी एक 7 से शुरू होने वाला ए नहीं है, केवल ए है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 समथिंग कुछ आएगा ना इसका मान। अब आगे पूरा कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत रहना, है ना, हमें सिर्फ उत्तर निकालना है, इस पे आपको ध्यान देना है। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगर 13 के बाद हम देखें दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 को, तो कहता है जमीन पर एक बिंदु से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु है, अब भैया एक ये पहाड़ी है, ठीक है ना, एक ये पहाड़ी है, इससे यहाँ पे ऐसे चलो, है ना, ये उन्नयन कोण जो है कितना है भैया 60 डिग्री है, ये कह रहा है। ये हमारा क्या है, पहाड़ी है, ये क्या है, पहाड़ी है। कहता है कि जमीन के एक बिंदु से पहाड़ी के ये वाला शीर्ष हुआ ना, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है दोस्त, कहोगे 60 डिग्री है। अब बोलता है यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, यानी ये पहाड़ी की लंबाई कितना है दोस्त, 171 मीटर है। ये पहाड़ी की ऊंचाई कितना दे रखा है, 171 मीटर ऊंची है, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष तक की दूरी निकालें। यानी ये दिए गए बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष तक की
है ना, दूरी निकालें, यानी ए वाला का मान पूछ रहा है। एक बात दोस्त हमको बताना कमेंट्स करके, क्या 60 के सामने अगर ये 60 है तो यह कोण 30 होगा क्या, कहोगे जी। तो 30 के सामने वाले भुजा 1 होता है, 60 के सामने वाले भुजा क्या √3 होता है, और 90 के सामने वाले भुजा ऐसी स्थिति में क्या होता है, 2 होता है क्या, कहोगे जी। यानी कहीं ना कहीं ये √3 का मान दे रखा है, यहां पे लिख दें √3 का मान दे रखा है 171, हमसे इसकी मान पूछा है, यानी अनुपातिक 2 का मान पूछा है, तो नहीं निकाल लोगे, 171 बटा √3, है ना, ये कहां हो जाएगा भैया, गुना 2 हो जाएगा, है ना, ये √3 है। फिर यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो गया, ये क्या लिखना भैया, यहाँ पे √3 लिखना है, ठीक है ना, ये क्या है, √3 है। अब इसको हल कर लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी √3 से ऊपर नीचे हमें गुना करना होगा, नहीं, √3 से ऊपर नीचे गुना करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से भैया क्या ये कट जाएगा, कहोगे जी, 5 या 15, 7 या 21, और इसको हल करोगे तो आपको हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 5 10 1 11 √3। देखो तो कोई ऑप्शन में है 114 √3, 114 √3 डी में है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगर दोस्त हम बढ़ते हैं, चलिए भैया तो अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाकर इसको भी हम देख ले। कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं यहाँ पे 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा है, को 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाकर एक शंकु बनाया गया, तो शंकु का कुल पृष्ठीय एरिया बता दो। एक बात यहां पे गौर करो, यहां पे कहीं ना कहीं एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, नहीं, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, चलो भैया ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 70 है, यानी कि इसका कर्ण तो क्लियर है भैया, कितना रहा होगा, 70 सेंटीमीटर रहा होगा। यहाँ पे कहा कि 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाकर इसको शंकु बनाया गया है, यानी ए वाला को हम 56 मान लेते हैं दोस्त, और ए वाला को हम 42 मान लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये कहा कि 56 सेंटीमीटर जो भुजा है ना, इसी के परितः इस समकोण त्रिभुज को ऐसे 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 घुलाया, और क्या बन गया भैया, ये शंकु बन गया, क्या बन गया, एक शंकु बन गया। इस प्रकार से क्या बन गया होगा, ये शंकु बन गया होगा। तो इसी का आपको वक्र पृष्ठ बताना है ना। ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं ना क्या होता है, इसका कुल पृष्ठीय एरिया पूछ रहा है, ये क्या होता है, कहोगे सर ये होता है पहले तो वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल, है ना, प्लस होता है आधार का एरिया जो होता है वृत्त, यानी कि पाई आर स्क्वायर, है ना, आधार में वृत्त होता है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। इसी में से हम क्या करते हैं कि पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाता है मेरा एल प्लस आर, है ना, जो फॉर्मूला हम याद रखते हैं, इतना सबको पता होगा। चलो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, पाई ले लेते हैं, आर 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 कितना है भैया, तो कह देंगे 42 है, और गुना का हो जाएगा एल प्लस आर, है ना, एल हमारा 70 हो गया, आर हमारा 42 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 और 7 4 11, है ना, 11 यानी कि 112 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तेल प्लस आर को, बस यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं पाई तो रखा है ऑप्शन में, सब में पाई है ना, इकाई अंक 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसके बाद आगे का अंक भी आएगा। क्या इससे आपको उत्तर निकलते नजर आ रहा है, कहेंगे जी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 है, यानी आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं बी सही हो जाएगा। हमें आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। चलो खैर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर का। कहता है x a2 के अकर्मानुपाती है, ये सबको पता है अकर्मानुपाती, यानी कि ऐसे लिख दोगे तुम सीधे इसको आंख मूंद के, है ना, ए स्क्वायर का है, सॉरी ए स्क्वायर का आकर्मानुपाती को ढंग से लिखते हैं, और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। लो ये जो ए है ना वो क्या है, बाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बटा में लिख दोगे बाई को, है ना, ऐसे लिख दोगे, है ना, ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बाई बराबर 20 होने पर x 39 है, तो बाई बराबर 2 होने पर x कितना होगा। खैर जो भी हो, पहले ये दोनों को मिलाना सीखो, है ना। इसको क्या तुम लिख सकता है इस प्रकार से दोस्त, है ना, अगर यहाँ पे देखो तो x यहां से देखते हैं क्या लिख रहा है, x समानुपाती है a स्क्वायर, यही ना है, क्लियर है। अब ये a के स्थान पे a का मान हम रख देते हैं 1/22 रख दें, कहोगे जी रख दीजिए ना, तो x समानुपाती क्या हो जाएगा 1/22 का स्क्वायर होगा कि नहीं, बाई स्क्वायर को इधर ले आओगे तो हो जाएगा x इंटू बाई स्क्वायर इन वैरिज क्या हो जाएगा 1। इसी को दोस्त तुम लिख सकते हो, इसी को तुम लिखोगे, है ना, अगर फार्मूला बनाकर तो कहोगे 101 इंटू बाई 1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 इंटू बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना।
बिल्कुल इस ढंग से लिख दोगे। अब इस पर बना लो, पहल का x का मान कितना है, कहता है यहाँ पे है ना x का मान 39 है, तो यहाँ पे 39 रखो और गुना हो जाएगा। y का मान क्या रख रहा है यहाँ पे 20, y का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दो, है ना, यानी कि 400 सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर x2 नहीं, y का मान 2 दिया है, x का मान पूछा है ना, तो x का मान निकालना है तो x को लिख दो और गुना y का मान कितना लिखा है भैया, दूसरा का y का मान 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इसको हल करोगे दोस्त, कहोगे सर ये 100 बार में तो कट जाएगा मेरा, ये 100 बार में कट जाएगा, यानी x2 का मान हमारा आ जाएगा 3900, यानी दूसरा का x का मान आ जाएगा 3900, कोई में है तो टिक आउट मार दो। हमको डी में दिखाई दिया तो हम भैया यहाँ पे टिक आउट मार दिए 2 बार। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, ये चीज तो आपको बहुत बार समझा चुके हैं, कई सेट में क्वेश्चन आ चुका है, हमें लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है दोस्त यहाँ पे कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करने में 33 सेकंड का समय लेता है। इसको कहने का मतलब यह है दोस्त, यहाँ पे देखो हम समझा रहे हैं, एक ट्रेन भैया ए है ना, जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है ना, एक ट्रेन ए है जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और इसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन और आ रही है ए वाला, ठीक है, एक ट्रेन है बी जो भैया कहीं ना कहीं कितना में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भैया ये चल रहा है। एक दूसरे को पार करने में यहाँ पे कह रहा है कि 33 सेकंड का भैया ये समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 गुना है। यहाँ पे ये भी कह रहा है ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेन बी का जो लंबाई है वो ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 का मतलब 3/2 गुना है, ये कह रहा है। अगर इसको तुम यहाँ पे गौर करोगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि नीचे हम आराम से समझा सकें आपको, तो इसको तुम गौर करोगे यहाँ पे दोस्त, इसको तुम क्या लिख सकता है कि b अनुपात a बराबर 3:2, सीधा सीधी से हम लिख देते हैं b अनुपात a बराबर, इसको तुम कह सकता है कि b अनुपात a बराबर है ना 3:2, ये कह सकता है क्या, यानी ये लंबाई का, दोनों ट्रेन के लंबाई का रेशियो दे रखा है। आगे यहाँ पे बोलता है कि ट्रेन बी, आगे यहाँ पे पुनः हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कि ट्रेन बी एक पुल को पूरी तरह से 54 सेकंड में पार कर जाता है, यानी कि ये ट्रेन बी जो है ना, ये ट्रेन बी जो है, ये ट्रेन बी जो है एक पुल को, ये पुल हो गया हमारा, क्या हो गया, पुल हो गया, पुल को 54 सेकंड में पार कर जाता है, 54 सेकंड में भैया पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई, यानी इसकी क्या बताना है आपको, लंबाई बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है ना, यानी एक पार्ट ये एक पार्ट ये, क्वेश्चन का 2 पार्ट हो गया। चलो इससे क्या तुम निकाल सकता है कि ट्रेन बी की लंबाई क्या है। अगर ट्रेन बी की लंबाई पता चल जाए तब तो पुल का लंबाई तुम निकाल लोगे, क्योंकि बी का चाल आपको यहाँ पे पता है 28 खाली लंबाई चाहिए। खैर देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने का, यहाँ पे ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे दोनों ट्रेन को पार कर रहा है तो पार करने में कितना दूरी तय करेगा, कहोगे दोनों के लंबाई का योग के बराबर, यानी दोनों का लंबाई का योग हम, यानी कि ए प्लस बी, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, ए क्या हो गया, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यानी कि दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कौन लोगे भैया, तो कहोगे आपेक्षिक चाल, और गुना क्या लोगे यहाँ पे, समय लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपेक्षिक चाल क्या होता है, जब विपरीत में होता है तो जोड़ के निकालते हैं, तो जोड़ दो, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5 1 से दोनों का आपेक्षिक चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल लोगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दोगे। अब गुना क्या है, समय, समय कितना ले रहा है, कह लोगे 33 सेकंड, तो गुना क्या हो जाएगा 33, ये क्या निकल जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग निकल जाएगा। नहीं, अब इसको काटोगे तो कहोगे यहाँ पे 3 का 18 और 10 का 60, 11 3 33, कहोगे कि नहीं, यानी यहाँ पे और हल करोगे तो कहोगे 11 5 55, कितना आ जाएगा भैया, 550 मीटर, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई कितना हो गया, 550 मीटर। अब ये दोनों ट्रेन का रेशियो यहाँ पे क्या है, 3:2 में, 3:2 में, तो क्या यहाँ से दोनों ट्रेन की लंबाई क्या निकाल सकते हो, कहेंगे जी 3 2 5 का वैल्यू 550, 5 का वैल्यू 550, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 110, है ना, 11 पर 1 0, तो भैया यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या होगा, 11 3 33, यानी कि 330 मीटर, कहेंगे जी। कहो क्या मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, 3 2 5 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, है ना, 5 का वैल्यू हो गया 550, तो भैया 1 का वैल्यू हो गया 110, तो भैया 3 का वैल्यू हो जाएगा 330 मीटर। अगर ट्रेन बी की लंबाई निकालना होता तो कितना हो गया भैया, 330 मीटर, है ना। ट्रेन ए की लंबाई क्या होगा,
तो कहोगे 11 दूनी 22, 220 मीटर। चलो एक काम तो मेरा खत्म हो गया। यहां से ट्रेन की लंबाई मेरा निकल गया, सॉरी 330 है ना, 330 मीटर। कितना निकल गया भैया? 330 मीटर। और ट्रेन बी का चाल यहाँ पे पता है, कैसे? कहोगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पता है। हमको कहता है कि ये ट्रेन यानी कि ट्रेन बी पुल को पार कर रहा है 54 सेकंड में, तो पुल की लंबाई बताओ। तो हमको बताओ कि ट्रेन बी की लंबाई यानी कि ट्रेन बी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर क्या होगा? यानी कि यही ना हमारा दूरी हो गया। ये दूरी क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। लिख दे क्या? लाओ लिख देते हैं, चाल गुना समय। अब चाल यहाँ पे कितना है भैया ट्रेन का? तो कहोगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देते हैं 28, है ना। लेकिन हमको लेना है मीटर प्रति सेकंड में, यह है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके लिए 5/18 से हमें यहाँ पे गुना करना होगा। समय कितना ले रहा है? 54। इसको काट दोगे, 18 तिया 54, ये आएगा क्या? कहोगे जी 5 तिया 15, 15 8 20 से बाकी 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 हो जाएगा 42, 420 मीटर। ये क्या निकला दोस्त? ये निकला ये ट्रेन और ये पुल की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, तो पुल की लंबाई क्या होगा दोस्त? कहोगे सर दोनों के दोनों के लंबाई का योग है 420, तो 420 में से ये वाला ट्रेन की लंबाई 330 को घटा लीजिए ना। अगर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया? तो 90 मीटर आ जाएगा। यही पुल की लंबाई हो जाएगा 90 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल 2 क्वेश्चन यहाँ पे समाया हुआ था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में एक वेरिएशन यहाँ पे और दे दिया था, यानी कि 3 क्वेश्चन की बात हम कर सकते हैं, है ना। तो इसको इस ढंग से आप बना लोगे। चलो उम्मीद करते हैं कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहता है कि एक आयताकार खेत की भुजाएं 11 मीटर और भैया 14 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वृत्ताकार जो क्षेत्रफल, वृत्त जो है वृत्ताकार खेत का या वृत्त का, है ना, वृत्त का कहीं ना कहीं आपको एरिया जो है वो आयत के एरिया के बराबर है। आयत का एरिया के बराबर है। यही कह रहा है क्वेश्चन कि आयताकार खेत का जो एरिया है वह वृत्ताकार खेत के एरिया के बराबर है ना। वृत्त का एरिया तो होता है हमको पता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आयत का एरिया क्या होता है दोस्त? तो कहोगे लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसका दे रखा है कितना? 11 मीटर और 14 मीटर। लंबाई चौड़ाई 11 और 14 है, तो क्या देंगे? 11 गुना 14। क्लियर सी बात है। यानी यहां से तुम चाहो तो ऐसे भी एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो तुम, है ना। इतना नहीं करने की आवश्यकता था, मेरा उत्तर तो यही निकल जाता दोस्त। देखो ना क्या पूछ रहा था कि वृत्ताकार खेत की परिधि निकालो। परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि इसमें पाई आना है। पाई का मतलब 11 आना है, यानी 11 का मल्टीपल आपका उत्तर होना है। 11 का मल्टीपल देखो ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, आपका उत्तर तो यहीं पे निकल जाता। इतना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं करना था, आपको उत्तर निकल जाता। क्यों? क्योंकि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई का मतलब उसमें 11 आना है, तो उत्तर भी 11 का मल्टीपल आना है, यानी कि उत्तर आपका हो जाता। खैर आगे बढ़ गए हैं तो मेथड भी समझ लेते हैं। तो वृत्त का एरिया जो है आयत के एरिया के बराबर है। अब आयत के एरिया लंबाई गुने चौड़ाई जो दे रखा है 11 14 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पाई का मान यहां पे रखोगे 22/7 और गुना का करोगे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 गुना का 14। ठीक है, 11 दूनी 22 से काट सकते हो और 2 7 14 भी काट सकते हो, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 यानी कि 49। यानी इसको और तुम कह सकता है कि आर बराबर हो जाएगा मेरा 7। अगर आर निकल गया तो इसका क्या निकालना है? हमारा परिधि। परिधि बराबर होता है दोस्त 2 पाई आर। अब 2 गुना पाई का मान डालोगे 22/7, आर यहाँ पे निकाल चुका है 7, यहाँ पे पुट करोगे, है ना, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा? 44, है ना। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता था, एक झलक में आपका उत्तर आ रहा था। क्या पूछा था? वृत्त का परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। पाई जो ही आया तो उसमें तो 11 आ ही जाएगा, यानी उत्तर 11 का मल्टीपल होगा, जो आपका ऑप्शन सिर्फ बी में है ना। इतना से करना था आपको। खैर हमने पूरा बताया। आप यहां पर देखो तो क्वेश्चन 19 को कहता है आज से 3 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 30 साल अधिक था। अगर पिता का उम्र को दोस्त हम x मान लेते हैं, ठीक है, और पुत्र के उम्र को हम y मान लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आज से 3 साल पहले, यानी पिता का आयु 3 साल पहले जाओगे तो 3 साल कम जाएगा, और पुत्र का आयु में 3 साल पहले जाओगे तो पुत्र का आयु y - 3 उसका भी 3 साल कम जाएगा। तो पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र के 2 गुने से, यानी ये पुत्र की उम्र जो है ना इसका 2 गुने से 30 साल अधिक है, यानी इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 30 साल। ये पहला इक्वेशन कर रहा है। पहले इसको हल कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भैया। अब यहाँ पे अगर देखो तो कहोगे x माइनस 3 माइनस 2y प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 30, नहीं, अब यहाँ पे हो गया x माइनस 2y बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना, ये आ गया प्लस 3, उधर जाएगा तो 27 आ जाएगा। क्या क्लियर सी बात है, यहां तक समझ में आया? देखो ना, प्लस 6 माइनस 3, प्लस 3 हो गया, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 माइनस 3 यानी कि 27 हो जाएगा, x माइनस 2y वाला। आगे यहाँ पे कहता है अगला स्टेटमेंट, यहाँ पे कलर भी बदल लेते हैं अगला स्टेटमेंट के लिए, कि अब से कितने साल बाद, मान लो कि अब से a साल बाद की बात करते हैं, उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, है ना। मैंने मान लिया, प्रश्न कहता है कि अब से कितने साल बाद, तो हमने मान लिया कि ए साल बाद मैंने मान लिया कि उसकी उम्र, उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब से ए साल बाद, यानी अभी उम्र है पिता का x, तो ए साल बाद हो जाएगा a प्लस ए, ठीक है। अब पुत्र का आयु अभी है 22, तो ए साल बाद हो जाएगा 22 प्लस ए, होगा कि नहीं होगा? अब यहां प्रश्न करता है कि कितने साल बाद उनकी उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये बेटे की उम्र का क्या होगा भैया, 2 गुना होगा, ये कह रहा है। अब इसको हल करोगे दोस्त तो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा x माइनस 2y बराबर, बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे 2a माइनस a, यानी कि a आ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब यहां पे आगे बढ़ो, है ना, उत्तर तो मेरा निकल गया। अगर 1 और 2 को देखते हो, 1 और 2 को अगर गौर से देखते हो तो कहीं ना कहीं x माइनस 2y का मान यहाँ पे दे रखा है 27, और यहाँ पे x माइनस 2y का मान आ रहा है a, तब तो कह सकते हो कि इसका a बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर होगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा था कि कितने साल बाद, है ना, जिसको मैं अपने माना था a साल बाद, यानी a का ही मान तो निकालना था, जो आपका उत्तर गया कि 27 साल बाद भैया, है ना, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुनी हो जाएगी। आपका उत्तर निकल गया, कहीं को दिक्कत तो नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन को, है ना। कहता है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण a वाला और a वाला के दोनों मूल समान होंगे। तो इसको बनाने का बहुत सा तरीका है ना। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल समान होंगे। मूल समान होने का मतलब है कि दोनों एक ही तरह का समीकरण होना चाहिए, है ना। दोनों बिल्कुल एक ही तरह का समीकरण होने के लिए अगर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। 4 तो है नहीं, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे सिर्फ 4 से तुम 2 से तुम गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, बस मूल समान हो जाएगा। 2 से गुना करोगे दोस्त तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर माइनस का 10x अब प्लस का 3 बराबर 0। अब जो पूछता है उसका उत्तर दे दो कंपेयर करके। हमसे पूछता है k के किस मान के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे k है, यानी x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस का 10 है, यहाँ पे माइनस का ये है, यानी कि तुम कह सकता है k प्लस 1 का वैल्यू होना चाहिए 10, यानी k का मान होना चाहिए 10 माइनस 1 यानी कि 9। बनाने का और भी तरीका है, फॉर्मूला से भी बना सकता है। जिसे देखो कैसे बना सकता है कि दोनों का मूल अगर समान होगा तो मूलों का योग भी बराबर होगा, है ना, मूलों का योग भी बराबर होगा। अगर मूलों का योग निकालोगे तो होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस करोगे तो माइनस माइनस बी हो गया बटा ए, ये हो गया इसका मूलों का योग। यहां से मूलों का योग निकालोगे तो क्या होगा, माइनस बी बटा ए, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस 2 को माइनस हो जाएगा माइनस के प्लस 1 अब बटा ए कितना हो जाएगा 4, है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, ए तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा के प्लस का 1, यानी के बराबर हो जाएगा भैया 9, है ना। ऐसे भी आप उत्तर निकाल सकते हो, कहीं को दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीका आपके पास है, जैसे बनाओ, लेकिन सबसे आसान तो ये है क्योंकि जो ही मूल समान की बात किया तो दोनों समीकरण बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो किसी एक गुणांक को बराबर करोगे अपने आप समान हो जाएगा, इसी प्रकार से हल कर लोगे। आगे देखो, कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, यानी कि 50% खर्च भी कर रहा है ना, और कहता है कि खर्च 320 रुपया करता है, यानी 50% का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 320 रुपया। आपसे पूछता है हाई क्या होगा, आई यानी कि 100%, इसका डबल यानी कि 32 दूनी 64, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है भैया, है ना, 640 रुपया हो जाएगा। इसमें कोई जान नहीं था क्योंकि 50% खर्च कर रहा है तो 50% बचा रहा है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला को, ये क्या कहता है 76% की छूट देने के बाद सेलिंग फैन का मूल्य इतना हो जाता है,
यानी कि विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो ये छूट देता होगा कहीं ना कहीं अंकित मूल्य पे, यानी अंकित मूल्य जो भी रहा होगा दोस्त, अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उस पर 76% का डिस्काउंट देकर बेचा होगा, यानी कि 100 माइनस 76 24% पर बेचा होगा। 24 पर बेचा होगा तो यह मूल्य कितना हो गया होगा, कहोगे 3330 हो गया होगा, यही हो गया होगा ना। अब इसको हल करोगे तो क्या अंकित मूल्य निकल जाएगा, कहेंगे जी। तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, कहोगे 3330। ठीक है भैया। अब बटा 24/100 होगा तो 100 तो ऊपर चल जाएगा ना, 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। ये 24/100 को उधर भेजोगे तो 100/24 हो जाएगा। ये मैंने किया है। अब ये कटता है भाई लोग तो काट लो, लेकिन अभी काटना हमको समझ से उचित नहीं है ना, क्योंकि एक बार काटना। आगे कहता है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। यानी ये कह रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाती। गौर से समझो, यहाँ पे डीप समझा रहे हैं। कोई छूट नहीं दी जाती, अगर कोई छूट नहीं दी जाती इसका मतलब क्या होता कि विक्रय मूल्य यही रह जाता, है ना। विक्रय मूल्य आपका कहीं ना कहीं यही वाला रह जाता। बात को समझो, हम इतना लिख रहे हैं आपके लिए, है ना। अगर कोई छूट ना देकर बेचता तो कहीं ना कहीं जो इसका मूल्य था दोस्त वही इसका विक्रय मूल्य हो जाता। तो यहां लिख दें क्या, तो उसको लाभ हो जाता भैया 50% का। तो बताओ कि उसका क्रय मूल्य क्या है, क्या नहीं निकाल लोगे, है ना। चलो निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य पता हो गया, प्रतिलाभ पता हो गया, क्रय मूल्य निकालना है। कहोगे विक्रय मूल्य कितना है, 3330/24 गुना 100, ये हमारा, है ना। ये हो गया। गुना क्या कर दोगे, तो कहोगे जो प्रतिशत लाभ है उसका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दो, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हो। तो 1/2 लाभ है तो 3/2 का उल्टा 2/3 से इसमें सिर्फ गुना कर दो, आपका उत्तर भनते आ जाएगा। यहां पे देखो ये कट जाएगा आपका 1110 बार में, और कटेगा 12 दूनी का 24, नहीं भैया, और कटेगा 3 चौ 12 25 चौ 100, और कटेगा ये, है ना, 3 3 9 7 21, ये नहीं कटेगा, 3 3 9 7 21, इतना आ जाएगा। अब आपका उत्तर ये आ गया। अंतिम में एगो 0 आएगा, 7 5 35 5 आएगा अंतिम में, है ना। एगो 0 और 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ज्यादा हल मत करो, इकाई अंक के आधार पे हल कर लो। मैंने क्या यहाँ पे किया, बहुत से विद्यार्थी को नहीं पता चला होगा तो मैं बता दूं, है ना। 370 और गुना का 25 करोगे तो एगो सुन्ना तो रहेगा ना, तो एगो सुन्ना यहाँ पे है, और 5 7 35, 5 आएगा ना, तो 5 यहाँ पे है। तो 0 5 0 5 0 5 किसी में है क्या, नहीं है। या फिर 25 का पहाड़ा पढ़ के गुना भी कर दोगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगी। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो फिर क्यों रुके, हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है केंद्र O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, केंद्र O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची जाती है। यदि केंद्र और जीवा के बीच की सबसे छोटी दूरी 4.5 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई क्या होगा। गौर से यहाँ पे समझिए क्वेश्चन, है ना, चूंकि कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कह रहा है कि O है और त्रिज्या 6 है। एक वृत्त में एक जीवा AB खींचा गया है। लो, एक जीवा हमने AB यहाँ पे खींच दिया दोस्त, है ना, ये जीवा AB हो गया। यदि केंद्र और जीवा के बीच की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी कब निकलेगा, जब इससे तुम क्या डालोगे, लंब डालोगे, है ना। ये न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे त्रिज्या दे रखा था 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन था। तो जीवा की लंबाई बताओ, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में जान है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, E होगा। यानी पहला हमारा टारगेट है ए वाला निकालना, है ना। ये कैसे निकालोगे दोस्त, है ना, यहाँ पे ओ है ये, तो यहाँ पे पी दे देते क्या, यानी एपी निकालना है। एपी कैसे निकालोगे, तो कहोगे दोस्त कि समकोण त्रिभुज का ये कहीं ना कहीं आधार है ना। तो कहोगे क्या, कर्ण स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि 4.5 का स्क्वायर। 4.5 को क्या लिख सकता है, 9/2 कहेंगे जी, तब सीधे 9/2 का स्क्वायर, यानी कि 81/2 कर देते हैं। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, ज्यादा लंबा करने से कहीं ना कहीं दिमाग तिबिर आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करता है
कर्ण स्क्वायर यानी शेख का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और माइनस लंब स्क्वायर, तो 4.5 का स्क्वायर भी कर सकते हो या 9/2 का भी स्क्वायर कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। हम इसको 9 का आधा 4.4 कर लिया, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 अब बटा क्या हो जाएगा 4, है ना। कैलकुलेशन और लगता है लंबा हो गया क्या जी। अब यहाँ पे चलो तो 6 24 के 4 बाकी 2 4 12 2 14 और माइनस 81 बटा क्या हो गया 4 हो गया। और इसको हल करोगे तो 4 में से 1 गया 3 हो गया भैया, और 14 में से 8 गया 6 हो गया, अब बटा 4 हो गया, इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे चलोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 63 बटा का 2, आएगा कि नहीं आएगा। ये किसका निकला एपी, यानी यहां से यहां तक का मान निकला, यहां से यहां तक का। हमको तो जीवा ए बी निकालना है, हमको तो जीवा ए बी निकालना है पूरा, तो ए बी क्या होगा इसका डबल होगा। ए बी क्या होगा दोस्त, कह देंगे इसका डबल होगा, यानी 2 गुना रूट 63 बटा 2 होगा, ए होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला मान मैंने निकाला इतना, आपको पता है ई बराबर ई, तो पूरा निकालने के लिए इसको हम डबल कर दिए, पूरा निकल गया, है ना। ये वाला मान जो आया इसका आया, इसका आया, इसका कितना आ गया निकाल लिया, रूट 63 बटा 2 आ गया, तो ये भी मान कितना आ जाएगा रूट 63 बटा 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो दोनों को डबल कर दो या जोड़ दो, बात तो एक ही है, तो हमने डबल कर दिया, 2 2 कट गया। अब यहाँ पे आएंगे तो 63 9 7 63, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 7 का तो निकलेगा नहीं, तो 3 रूट 7 होगा। 3 रूट 7 किसी में नहीं है लगता है जी, 3 रूट 7 होगा, तो 3 रूट 7 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो एक ऑप्शन को भैया 3 रूट 7 बना लो तुम। ठीक है, लगता है ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, तो इसको 3 रूट 7 मैंने बना लिया काट के। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ए वाला कहता है पहले 12 प्राकृत संख्या का भैया हमको औसत बता दो, है ना। तो 12 प्राकृत संख्या कौन होगा, कहोगे 1 2 3 डॉट 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 12 होगा। इसका क्या निकालना है औसत, औसत क्या होता है बीच वाला, बीच वाला कैसे निकालते हो, शुरू प्लस अंत बटा 2 कर देते हो, तो 1 प्लस 12 बटा 2 कर दोगे, यानी 13 का आधा क्या होगा भैया 6.5 होगा, 6.5, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं बी में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 को। 900 रुपया पर 6%, यहां पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि 900 रुपया पर 6%, है ना, प्रति माह, यहां पे ध्यान देना क्या लिखा है, प्रति माह यानी 1 माह का ब्याज, तो 12 माह का एस आई क्या होगा, एस आई बराबर होता है 8%, है ना। यहाँ पे गलती मत करना दोस्त, है ना, ये प्रति माह दिया है अब 12 माह का दिया है, 1 माह में 6%, 12 माह में वार्षिक का 72% भैया आपको ब्याज मिलेगा। किसका, कहोगे मूलधन का, यानी 900 का, तो 900 गुना 72 बटा 100 कर दोगे, आपका उत्तर हंसते खेलते दौड़ते आ जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 963, एक क्या होगा 64, यानी कि 648, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें तो देखते हैं 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 को। कहता है एक वस्तु को 112 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। इस लाइन को पढ़ो, 112 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% हानि का मतलब क्या समझा कि ये 70% पर बेच रहा है, 70% पर बेच रहा है, यही नहीं कह रहा है, तो कह सकते हो ना दोस्त कि 70% पर बेच रहा है, यहाँ पे कह रहा है 112 में बेच रहा है, तो 70% का वैल्यू 112 रुपया हो गया। हमको चाहिए 15% लाभ, तो 15% लाभ पर कितना बेचना होगा, तो 15% लाभ के लिए हमको भैया 115% पर बेचना होगा, 100 प्लस 15 बेचना होगा, तो हो जाएगा 112 बटा 70 गुने का 115। अब ये कटता है भाई लोग तो काट दो, और नहीं कटता है तो छोड़ दो। ठीक है, अब जब कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। तो हमें लगता है यहाँ पे ये 7 से कटेगा एक बार में, देखो तो, है ना, 16 बलौता से, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो तो आओ काटोगे तो आओ कटेगा, यहाँ पे 8 दूनी 16, अब 5 दूनी का 10 कट जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपया, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में देखने को मिल रहा है। चलो भैया बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कहता है। कहता है धारा के अनुकूल गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का अनुकूल यानी कि धारा का दिशा में, जिसको तुम क्या कहते हो दोस्त, x प्लस वाई, धारा का दिशा में चाल को कहते हो x प्लस वाई। धारा के प्रतिकूल गति 20.5 है, इसको क्या कहते हो तुम x माइनस वाई, है ना। धारा का प्रतिकूल यानी कि धारा का विपरीत चाल, है ना, ये धारा का विपरीत चाल इतना हो गया, इसको क्या तुम लिख सकता है
20.5 को लिख दें भैया, सीधा सीधी 41/2 लिख दें क्या, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। 41/2 यानी x माइनस y कितना हो गया, 41/2 हो गया। आगे बढ़ता है, एक नाव किसी स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 13 घंटा का समय लेता है। यानी इसको कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक का दूरी ये पहले जाता है और फिर आता है, टोटल कितना लेता है भैया, तो कहता है 13 घंटे का इसको में समय इसको लगता है। तो सोचो, जाता होगा तो धारा का दिशा में, आता होगा तो विपरीत में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जा रहा x प्लस वाई की चाल से, यानी 41 की चाल से भैया जा रहा है और लौट रहा है धारा का विपरीत में, यानी 41/2 की चाल से भैया वापस लौट रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो जाने आने में कुल कितना दूरी तय किया, यही मेरा प्रश्न है। कुल दूरी कितना तय किया, यही मेरा प्रश्न है। कुल दूरी आप कैसे निकालोगे भैया, तो कहोगे गया कोई और चाल से, आया कोई और चाल से, तो कुल दूरी निकालोगे औसत चाल से। यहां पे नहीं, क्या निकालोगे, औसत चाल। औसत चाल और गुना क्या होगा, समय होगा। अब आप ही बताओ यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, तो कहोगे सर औसत चाल बताए थे कि अगर एक चाल से जाता है दूसरी चाल से वापस आता है तो औसत चाल होता है 2ab/a + b होता है, ये औसत चाल होता है। नहीं, अब यहाँ पे क्या निकाल लोगे औसत चाल, कहोगे जी 41 के चाल से गया तो हम कह देंगे 2 × 41 और 41/2 चाल से वापस आया तो गुना 41 बटा क्या हो जाएगा 2। अब बटा क्या होगा a + b, यानी ये दोनों चालों का योग जोड़ोगे तो 41 दूनी 82 और 41 हो जाएगा भैया 3, 812 123, 123। अब बटा का क्या हो जाएगा भैया, तो 2 है ना। क्या मैंने किया, ये a + b यानी ये दोनों को जोड़ा, ये दोनों को जोड़ा, ये दोनों को जोड़ा, क्या आ गया 123/2 गुना समय। समय यहाँ पे दे रखा है कितना, कहोगे 13 घंटा। इसको और हल करोगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हल करने के लिए जगह कम पड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर हल करोगे दोस्त तो क्या होगा, यहाँ पर देखो बता देते हैं, तो कहोगे 2 × 41 × 41/2 और गुना 13 और गुना क्या होगा, ये वाला उलट जाएगा यानी 2/123 हो जाएगा। अब इसको काट कूट करो, है ना, ये वाला कलर से काटते हैं तो आपको पहले भैया ये 2 से 2 कट जाएगा और 41 दिया ये कट जाएगा, क्या कहेंगे जी, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको गुना कर दोगे, गुना करोगे तो क्या होगा 41 दूनी 82, यहाँ पे देखो 41 दूनी क्या हो जाएगा 41 दूनी 82 और गुना 13, 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2, 13 8 74 से 13 8 74 से 104 और 2 कितना होगा 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 106 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, है ना। 106 पर 6 आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, 1066 डी में दिखाई दे रहा है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट्स करके जरूर बताना, है ना। बहुत मजे में मैंने निकाल दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला कहता है 8 संख्याओं का औसत 124 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वह संख्याओं का योग का 16वां भाग है। लो भैया ये कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। हमको कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, सबसे छोटी संख्या निकालिए, जो क्या है संख्याओं का योग का 16वां भाग। तो बताओ ना, 8 संख्या का औसत 124 है तो संख्या का योग हो गया 124 × 8, यही ना संख्या का योग हुआ। योग का 16वां भाग यानी 1/16 कौन है, जो संख्या निकालने के लिए कह रहा है। अब इसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है भैया। कहोगे 8 दूनी का 16, 2 से इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62 मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है C 57 B का तीसरा समानुपाती है, सॉरी C 57 और B का थर्ड रेशियो है ना, तीसरा समानुपाती है यदि B पहली 3 सम संख्या प्राकृत संख्याओं का योग है। लो भैया B के बारे में बता रहा है, B क्या है, तो पहली 3 सम प्राकृत संख्या का योग है। तो पहली 3 प्राकृत सम कौन है, कहोगे 2, 4 और 6, ये किसका मान है भैया, तो B का मान है, यानी 4 2 6 6 12, यानी B का मान 12 है। यानी आपका क्वेश्चन बन गया कि C क्या है, तो 57 और यहाँ पे ध्यान देना 57 और 12 का थर्ड रेशियो, है ना, थर्ड रेशियो के बारे में ये बात कर रहा है। अभी बताओ इसका थर्ड रेशियो क्या होगा, कहोगे B² बटा A होगा, ये ना होता है थर्ड रेशियो, है ना। B कितना है भैया, तो 12, 12 का स्क्वायर 144, अब बटा A कितना होगा
57 होगा। या फिर ऐसा कर देते हैं बी स्क्वायर ही लिख देते हैं, चलो हटाओ, यहाँ पे लिखो बी कितना है 12, कहोगे 12 गुना 12, अब बटा का क्या हो जाएगा ए, यानी कि 57 है ना। 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 4 तिया 12, अब नहीं कटेगा तो 48 बटा कितना हो जाएगा 19, इसको में भागा दो आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त 48 में अगर 19 से भागा दोगे तो कहोगे 19 तिया 57 होता, 19 दूनी 38 होता है, यानी 10 आ जाएगा। दशमलव पड़ेगा, जीरो पड़ेगा, 19 5 95, 3.5 के करीब आ रहा है, नहीं 19 दूनी 38, ये 2 आएगा ना, ये 2 आ रहा है, 2.5 के करीब आ रहा है आपका उत्तर। 2.5 के करीब का मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यहाँ पे एक बार और देखिए, कहता है ये सी जो है ना, ये सी जो है ना, ये दोनों का तृतीय अनुपात है ना, ये दोनों का, यानी 57, ये वाला 57 और बी यानी कि 12 का तृतीय अनुपात है ना, यही सी का मान है ना। बी के बारे में यहां बोल दिया है कि पहली 3 समप्राकृत संख्या का योग है, तो पहला 3 समप्राकृत कौन है 2 4 और 6, इसका योग कितना है 12, यानी कि 20 सीधा सीधी कितना है 12, यानी कि 57 और 12 का तृतीय अनुपात कौन है भैया, तो सी है, वही सी का मान निकालो, मैंने मान निकाल दिया। अब आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है इसका, कहता है ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में ए और सी मिलकर कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं ए बराबर बी प्लस सी तुम कह सकते हो, कहीं को डाउट नहीं है यहाँ पे, ए बराबर बी प्लस सी, यानी ए अगर 1 घंटा में तो बी भी 1 घंटा में, यानी ए का एफिशिएंसी 1 तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 1 होगा, ये हम कह सकते हैं, यहां से कहीं कोई दिक्कत कहने में नहीं होगी। आगे चलिए, आगे क्या कहता है, यदि ए और बी मिलकर इसे 7 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर इस काम को भैया 7 दिन में करता है, चलो कोई बात नहीं, और सी अकेला 9 दिन में, सी अकेला इसको 9 दिन में करता है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन कैसे, अब देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कुल निकालो, कुल काम कितना होगा तो 9 7 63 हो जाएगा, इफेंसी भी निकाल लेते हैं, इफेंसी कितना होगा भैया तो 9 होगा, यहाँ पे 9 7 63 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त यहाँ पे ए बी सी की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और इधर बढ़ जाए, इधर इधर है ना, इधर बढ़ जाए, और यहाँ पे हम यही निकाल देते हैं a प्लस बी प्लस सी निकाल दें, यहाँ पे कुल काम निकाले थे कितना 63 निकाले थे। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या कह रहा है गौर से देखो तो, यहाँ पे इक्वल लेते हैं, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है, यानी ए का एफिशिएंसी अगर 1 होगा तो बी और सी का एफिशिएंसी क्या होगा भैया तो 1 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ये दोनों को बढ़ जाएगा 1:1 में। अगर ए बी सी का 16 है तो ए का कितना होगा भैया तो हम कह देंगे 8 इफिशिएंसी होगा, ए का कितना होगा भैया तो हम इफिशिएंसी कह देंगे कि 8 होगा। अब बी और सी का कितना होगा भैया तो इसका भी कह देंगे 8 होगा, क्योंकि दोनों 50-50 है, तो 8 8 16 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ए का भैया इफिशिएंसी अगर 8 हो जाएगा, ए का इफिशिएंसी 8, दोनों का कितना है 9, तो बी का कितना आएगा भैया 1। हमको बीए का तो काम था, बी का 1 निकल गया, यानी कि बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल करना है 63 काम, कितने दिन लगाएगा भैया तो कह देंगे 63/1 दिन, यानी 63 दिन लगाएगा, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, है ना। देखो होता क्या है ना, जब स्टार्टिंग हार्ड क्वेश्चन से या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से हो जाता है तो थोड़ा सा वो सेट हार्ड हो जाता है, यही अगर आसान क्वेश्चन से शुरुआत होती है ना ताकि हार्ड क्वेश्चन में मिलता है तो वह सेट बहुत बढ़िया आपको जाता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा एग्जाम में देखे कि स्टार्टिंग क्वेश्चन हार्ड से हो रहा है तो तुम थोड़ा सा आगे बढ़कर हल करना स्टार्ट कर दो, आगे पक्का यकीन मानो 100% चांस होगा कि क्वेश्चन इजी आपको मिलेगा, और शुरू में इजी अगर है तब तो बहुत मजे में वो पेपर आपका जाएगा। तो खैर जो भी हो, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ आपके पास ये वीडियो छोड़कर जा रहे हैं, जब तक हमको विदा दीजिए, ओके बाय बाय।